नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सॉरी लेट हो गया हल्का सा। क्या हालचाल? ये मोए मोए क्या हो गया भाई आज? रोज नया नया कुछ निकाल के रहते हो। आज मोए मोए क्या है भाई? गुड आफ्टरनून। भाई पहले बताओ ये मोए मोए है क्या? स्पेनिश सॉन्ग है। नमस्कार जी नमस्कार। मोए मोए इज मोए मोए, एक्सलेंट। चलिए, कल मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था जीएवी का कैलकुलेशन करने को। होपफुली आप लोग वो करके आए हो। चलिए आइए जरा यहाँ पर ये वाले क्वेश्चंस का एक बार हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मेरे साथ। तो कैलकुलेशन ऑफ, बेटा पीएम अब पीडीएफ कोई नहीं मिलेगी, आप लोगों को देखना पड़ेगा कैसे मिलेगा। X purchases a house property on 1/11/22. He lets out the house on 1/1/23 at an actual rent of 20,000. During the previous year 23-24, his house remains vacant for 3 months. Assume expected rent to be 2 lakhs. सबसे पहले हमें देखना है ये घर की ओनरशिप 23-24 में कितनी है। तो मैंने लिख लिया 12 महीने है, क्योंकि ये साल भी 22-23 आ रहा है मेरे लिए और ये साल भी 22-23 आ रहा है। इसका मतलब है मेरा एक्सपेक्टेड रेंट जो आ रहा है वो 2 लाख ही आएगा, इसको प्रोपोर्शनेट नहीं करूंगा मैं। फिर मुझे ARR निकालना है। वो कहता है वेकेंट फॉर 3 मंथ्स है, 20,000 है, तो 20,000 इंटू 9 करूंगा तो आ जाएगा 1,80,000। अब मैं करूंगा 23(1)A में कितना हो गया मेरा 2 लाख। 23(1)B लग रहा है मेरा, 23(1)B नहीं लग रहा है क्या, 23(1)C लग रहा है सर। तो अगर मैं वैकेंसी ऐड करूं 60,000 रुपए की तो क्या वो ज्यादा हो जाता है? यस। तो हम कहते हैं यस है, देयरफॉर जीएवी इज इक्वल टू 1,80,000। क्योंकि अगर मैं इसमें वैकेंसी ऐड कर दूं तो वो ज्यादा बन जाएगा। इस वजह से हम कह सकते हैं कि इट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट बिकॉज ऑफ वैकेंसी। बोलिए सबको क्लियर है ये वाली बात? सबको क्लियर है? करेक्ट। अगले वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है सर? अगले वाले क्वेश्चन में प्रॉपर्टी खरीदी है 1/11/23 को और लेट आउट कर दिया 1/11 को, और कहता है इट रिमेन्स वेकेंट फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। सर ये वेकेंट जो है क्या 1/11 से पहले का टाइम है या 1/11 के बाद का टाइम है सर? ओनरशिप 5 मंथ्स की है। एक्सपेक्टेड रेंट मेरा क्या आएगा 2 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू 5। बताते जाओ कितना आ रहा है सर? 83333। सर ARR कितना आ रहा है? अब ARR को मुझे 20,000 इंटू क्या करना है, सिर्फ 2 महीने करना है सर, 40,000 हो गया। सो 23(1)A में एक बार तो आ गया 83333। 23(1)B में लग नहीं रहा है। 23(1)C में मुझे बताओ, अगर वैकेंसी जोड़ देंगे 3 महीने की 60,000 जोड़ देंगे, तो अगर मैं वैकेंसी जोड़ूं 60,000 की तो क्या वो ज्यादा हो जाता है? यस सर, देयरफॉर जीएवी इज इक्वल टू 40,000 सर। बोलिए क्या सबको आंसर समझ में आ गया है? यहां तक करेक्ट है सबका? अगले वाला सवाल में सिर्फ एनुअल रेंट दिया हुआ है सर। जब एनुअल रेंट दिया होता है इसका यह मतलब नहीं है कि रिसीवेबल है ये। आपको एनुअल रेंट दिया, यानी मैंने महीने क्या है 20,000 रुपए किराए पे चढ़ाया, तो मेरा एनुअल रेंट 240 है, किराए पे चढ़ाया कब है? 1/11 को। तो क्या आंसर सेम रहेगा सर? सेम एज एग्जाम्पल 2, कोई फर्क नहीं है। यहां पर आपको सिर्फ बता रहा हूं एनुअल रेंट का ये मतलब नहीं है कि 5 महीने का रेंट दिया आपको, उसने 240 पे किराए पे चढ़ाया है, पर ऑब्वियसली मिलेगा तो सिर्फ 5 महीने का ही। अब यहां आता है कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रही है। अभी तक मैंने परचेज की बात करी थी, अभी कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन है। क्या ओनरशिप 1/11 से शुरू हो रही है सर? ओनरशिप स्टार्ट्स फ्रॉम 1/11, देयरफॉर ओनरशिप कितने मंथ की है सर? 5। अब पहली बार मैंने तुम्हें बोला किराए पे मिडिल ऑफ द ईयर चढ़ाया है, अब क्या करें सर? पहली बात मैं कहता हूं एनुअल रेंट जो है, पहले तो एक्सपेक्टेड रेंट निकाल लेते हैं। एक्सपेक्टेड रेंट कितने महीने का आएगा सर? 2 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू 5, यानी 83333। सर ARR कितने महीने का लें? अब या तो नंबर ऑफ डेज में निकाल लो, या तो नंबर ऑफ डेज में निकाल लो, या 5.5, क्योंकि हाफ मंथ है तो 4.5 भी ले सकते हो। तो हम यहां पर 20,000 इंटू 4.5 यानी 90,000 कर रहे हैं सर। आप नंबर ऑफ डेज में भी निकाल सकते हो। अब सर 23(1)B के बिकॉज ARR इज मोर देन ER, GAV इज इक्वल टू 90,000। सबको क्लियर हो गया? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या है सर? अगेन ER जो है वो तो 83333 ही आएगा, लेकिन जो ARR है
यहां पर 1000 पर मंथ एज रेंट फॉर फर्नीचर है और ये 240 दिया है, तो पहले तो मैं इसको मंथली करूंगा 20,000 माइनस 1,000, 19,000 का मेरा ARR है, इंटू 4.5 मंथ्स, इंटू 4.5 मंथ्स कितना हो गया सर? 19,000 इंटू 4.5, 85,500। क्या यहां पर भी 23(1)(b के हिसाब से GAV इज इक्वल टू 85,500? चलो यहां तक देखो जरा, सबका आ गया। किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 5 तक? एक बार चेक करके बताओ, क्वेश्चन नंबर 5 तक किसी को कोई डाउट है? एक्सेलेंट, वेरी नाइस। अगर किसी को है भी तो आप भी पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है कि सारे नो बोल रहे तो आपको भी नो ही बोलना है। अगर है तो पूछ लो, GAV का कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। आई रिपीट अगेन, GAV का कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। किसी को कोई भी डाउट है या हैंड रेस करो या यहां पर क्वेश्चन डाल दो, मैं सॉल्व करके बता दूंगा भी क्या प्रॉब्लम आया। ठीक है, इमोजी करने से बेटा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा ना। अगर आया है प्रॉब्लम तो बता दो, नहीं आया तो एंजॉय करो। चलो ना, अब हमें म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट तीनों दिया है। अब मुझे यहां पर ER में चेक करना है विच एवर इज हायर, तो 90,000 और 140, विच एवर इज हायर 140, बट इट कैन नॉट बी मोर देन स्टैंडर्ड रेंट। ARR जो है 15,000 इंटू, अब यहां 2 महीने का वेकेंसी है तो 10 महीने हो गया 1.5 लाख। अब कहता है अंडरलाइज्ड 18-19 का और 20-21 का दिया है, क्या 23-24 में कुछ करना है इनका? नहीं सर, ये तो उसी साल कर लिया होगा। Therefore 23(1)(b के हिसाब से GAV कितना हो गया मेरा सर? 1,50,000। हमें GAV निकालना बहुत जरूरी है। अंडरलाइज रेंट का ये थोड़ा कि माइनस करना ही करना है। अरे इस साल का रेंट अंडरलाइज है तो ही माइनस करेंगे ना, पुराने साल का तो पुराने साल की GAV में माइनस हुआ होगा। यहां पर भी चलते हैं, ER कितना हो गया सर? 130 आ गया सर। ARR कितना आएगा सर? अब यहां पर आ गया 15,000 इंटू 8, कितना हो गया सर? 1,20,000। क्या यहां 23(1)(c लग रहा है सर? यस सर। Therefore GAV इज इक्वल टू 120। अब ये मत पूछेगा कैसे लग रहा है, वैकेंसी ऐड कर लोगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो अब हम उस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि उतने डिटेल में तुम्हें समझाने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। आई थिंक अब तक सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। आपके मॉड्यूल में एग्जाम्पल नंबर अलग होंगे, क्योंकि यहां पर मैंने एग्जाम्पल 1 से शुरू करा है, आपके पास शायद एग्जाम्पल 3 से शुरू हुआ हुआ। हाँ कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगा। एग्जैक्टली, एक्सपेक्टेड रेंट यहां पर आ गया है कितना? 1,10,000 सर। ARR कितना आ रहा है सर? 1,20,000। अब क्या होगा सर? अब 23(1)(b लग जाएगा एंड GAV इज इक्वल टू 1,20,000। सही है। चलिए अगला बताइए, इसका एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ रहा है मेरे पास और ARR कितना आ रहा है सर? अब यहां 57,000 है, मुझे क्या करना है? डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10.5 करना सर। मुझे कितना आ गया? 4,9,875। अब बताओ यहां पर 23(1)(a के हिसाब से 59,000 हो गया, क्या B लग रहा है? नहीं सर। क्या C लग रहा है? अब यहां पर अगर मैं 4,9,875 में वैकेंसी ऐड भी कर दूं तो भी 57,000 आता है। Therefore 23(1)(c नहीं लग रहा है। Therefore GAV कितना आएगा मेरा? 59,000 आएगा सर। बोलो क्या ये सही है आप लोगों का? इज दिस राइट? यस। नाउ एक्सपेक्टेड रेंट कितना है सर? 80,000, 78, 81। बताइए कितना हो गया सर? 80,000। अब इसका ARR कितना आ रहा है? अगेन 79,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10.5 कितना आ गया? 6,9,125। क्या इसमें 23(1)(a ही लगेगा सिर्फ? 80,000 हो जाएगा GAV सर, 80,000 हो जाएगा GAV। बोलिए क्लियर है बात? नाउ अगले वाले का एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ रहा है? 80,000। और लेट आउट का ARR कितना आ रहा है? 79,000। तो GAV कितना आ गया सर? 80,000। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, जैसे मर्जी कर लो इनको। ठीक है, चलो 12वां आप लोगों के लिए 15वां होगा शायद। एक्सपेक्टेड रेंट बोलिए जरा फटाफट कितना आ रहा है? 80,000। अब बताइए ARR कितना है सर? 78,000। अब मुझे बताओ 23(1)(a के हिसाब से एक बार तो 80,000 हो गया, क्या B लग रहा है? नो सर। क्या C लग रहा है सर? इसमें क्या C लग रहा है?
नो सर। Therefore, GAV is equal to 80,000। जिनका ये हो गया तो बात समझ में आ गई। अनरियलाइज्ड रेंट को वैकेंसी नहीं मान लेना है। अनरियलाइज्ड रेंट क्या है? अनरियलाइज्ड रेंट है। ओके, नाउ एक्सपेक्टेड रेंट यहां कितना आ रहा है सर? 1,80,000। ARR कितना आ रहा है सर? अब यहां आ रहा है 1,85,000 माइनस वैकेंसी करेंगे पहले तो 175 आएगा, माइनस अनरियलाइज्ड रेंट करेंगे सर तो 1,68,000 आएगा सर। अब 23(1)(a) के हिसाब से 1,80,000 हो गया। बी लग नहीं रहा है। सी में क्या करना है सर? 168 में मैं सिर्फ वैकेंसी ऐड करूंगा तो 178 हो गया, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो लेस है। Therefore, GAV is equal to 1,80,000। बोलिए, is everyone clear with this? Excellent। अब यहां बताओ ER कितना आ रहा है सर? 175 आ रहा है सर। ARR कितना आ रहा है सर? 158 आ रहा है सर। अब 23(1)(a) में 175 हो गया। बी लग नहीं रहा है। क्या सी लग रहा है सर? अब इसमें वैकेंसी ऐड करूंगा मैं 20,000 रुपया, तो क्या ये ज्यादा हो गया? तो क्या सी लग रहा है? Therefore, GAV कितना हो गया सर? 158। ये वाला इंपॉर्टेंट है। क्या ये वाला क्लियर हुआ या नहीं हुआ? वेरी नाइस, एक्सेलेंट। नाउ अब हमने जीएवी निकालना सीख लिया है, म्यूनिसिपल टैक्स के बारे में बात कर ली हुई है, तो जरा एक एनएवी निकालना सीख लेते हैं। अगला स्टेप आ गया, क्या निकालना है? एनएवी। अब वो कहता है एक्स हैज लेट आउट अ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी टू वाई, इट वाज लेट आउट थ्रू आउट द ईयर, इट्स म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंटल वैल्यू दिया हुआ है। सो एक्सपेक्टेड रेंट आ गया मेरा 140, मंथली रेंट 20,000 का है, तो ARR मेरा कितना आ गया सर? 2,40,000। Therefore 23(1)(b) के हिसाब से GAV 2,40,000। सो मेरा GAV आ रहा है 2,40,000, तो मैंने अब लिख लिया GAV इज इक्वल टू 2,40,000। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है सर इसमें से? म्युनिसिपल टैक्स। बताइए, म्युनिसिपल टैक्स पेड बेसिस पे माइनस होता है ड्यू बेसिस पे? पेड बेसिस। अब वो कहता है 22-23 का म्युनिसिपल टैक्स 1/11/23 को पे करा और 23-24 का 1/3/24 को। क्या ये दोनों और 10% है? 10% किसका लेंगे सर? म्युनिसिपल वैल्यू का। सो 10,000। सो क्या मुझे यहां 20,000 का डिडक्शन मिल जाएगा सर? और मेरा 2,20,000 का क्या हो गया? एनएवी। अब इसमें से सिर्फ दो डिडक्शन मिलती है, 24A की 30%, वो तो दे ही देते हैं 66,000। 24B है नहीं, अभी इंटरेस्ट है नहीं, तो कितना आ गया मेरे पास आंसर? कितना आ गया? इंटरेस्ट है नहीं ना, तो कितना आंसर आ गया? 154। ये 154 क्या आया मेरा? हाउस प्रॉपर्टी इनकम। मोहित पूछ रहा है सर 20,000 कैसे आया? कोई बताएगा मोहित को 20,000 कैसे आया? म्युनिसिपल टैक्स कितना है? 10% इंटू वॉट? 1,00,000। कितना हो गया? 10,000। क्या 2 सालों का म्युनिसिपल टैक्स इसी साल पे हुआ है? राइट। अगले वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है बेटा? म्युनिसिपल टैक्स वो पेड बाय वाई। वाई कौन है? टेनेंट है सर। तो मेरा आंसर क्या आएगा? GAV 2,40,000 ही आएगा, पर म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि हम किसकी इनकम निकाल रहे हैं? एक्स की निकाल रहे हैं सर। तो ये आ जाएगा 240। इसको क्या बोलेंगे? एनएवी। अब क्या करेंगे? माइनस 30% करो जरा। 240 का 30%, 72,000। और क्या आ गया मेरे पास? 168। तो पहले तो यहां तक पहुंचना जरूरी है। एक बार चेक कर लो सारे क्वेश्चंस, अगर कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो, वरना हम लोग यहां तक पहुंच गए। जीएवी में टैक्स ऐड क्यों करूंगा बेटा? क्या मैंने आप लोगों को बताया था लायबिलिटी ऑफ म्युनिसिपल टैक्स किसकी होती है? एग्रीमेंट के हिसाब से होती है ना। तो क्या हमने अगर बोला बाय पेड बाय एक्स, तो क्या ये वाई की लायबिलिटी है? लायबिलिटी किसकी है बेटा? और वाई है, एक्स की लायबिलिटी नहीं है। टेनेंट अगर पे कर रहा है तो एज पर एग्रीमेंट किसकी लायबिलिटी होगी? आपको मैंने पूरा करवा के आया था नहीं?
इसी दिन के लिए करवाया था बेटा। ये थोड़े कि टेनेंट पे कर रहा है तो लैंडलॉर्ड की लायबिलिटी है, टेनेंट पे कर रहा है तो टेनेंट की लायबिलिटी है। क्लियर हो गया सबको? चलो एक बार देख लो जरा। डन। चलो नाउ अब सर हमने क्या क्या कर लिया है। हमने एक बार सीख लिया कौन सी इनकम यहां आती है और स्टॉक इन ट्रेड वाले की बात कर ली। अब ये वाला पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया है। अब देखो जरा, क्या हमने ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी सीख लिया है? और अब जाके अगर इसको पढ़ोगे तो ये तुम्हें क्लियर हो जाएगा। देखो जरा 23(1)(a), 23(1)(b), 23(1)(c) चेक करो एक बार। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर, ये भी हो गया, एनएवी भी आ गया, 30% भी हो गया। क्या रह गया बेटा? सिर्फ ब्याज। अगर ये खत्म हो गया तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम करेंगे ब्याज। वी विल लुक एट इंटरेस्ट डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट। नाउ ये वाला रीडिंग हम कर चुके हुए हैं। हमने डेप्रिसिएबल एसेट, नॉन डेप्रिसिएबल एसेट, म्यूनिसिपल टैक्स, ये सारा कर लिया था। अब आ रहे हैं यहां पर सेक्शन 24B, यहां तक कर लिया था हमने। यस वीरेंद्र, इट विल बी एप्लीकेबल, उसका भी क्वेश्चन आएगा, डोंट वरी। नाउ 24B में अब हम करने जा रहे हैं इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट किस पे होता है? आप उसको मनी बोरोड बोलो, कैपिटल बोरोड बोलो, लोन दो, जो मर्जी बोलो। आपने पैसा जो लिया, दो बातें हैं, किससे लिया, किस से लिया और किस लिए लिया। नाउ बिफोर वी गो इनटू दिस, यू नो वी नीड टू अंडरस्टैंड आप लोन किससे ले सकते हैं एंड किस लिए ले सकते हैं। तो आप लोन किससे ले सकते हैं? आप बैंक से ले सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं, और किससे ले सकते हैं लोन? किससे ले सकते हैं? एनबीएफसी हो गया, चलो सारा लिख दिया मैंने। हाँ, और किससे ले सकते हैं? सो रिलेटिव से ले सकते हैं। अच्छा, और फ्रेंड से ले सकते हैं, दुश्मन से ले सकते हैं। एक्चुअली यार पता क्या, किसी से भी ले सकते हैं। जो भी बावला तुम्हें पैसे देने को तैयार है ना, तो आप लोन किसी से भी ले सकते हो। ओके, आप किस लिए ले रहे हो? आप किस लिए लेते हो? या तो आपने लिया अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए, या आपने लिया फॉर योर हाउस प्रॉपर्टी। हो सकता है आपने शेयर्स, डिबेंचर्स खरीदने के लिए लोन लिया है। हो सकता है आपने लोन एजुकेशन के लिए लिया, अपने बच्चों के लिए, या अपने एजुकेशन के लिए लिया। हो सकता है आपने किसी पर्सनल पर्पस के लिए ले लिया, टीवी, फ्रिज, एसी के लिए ले लिया। सो आप लोन किसी से भी ले सकते हो, किसी भी पर्पस के लिए ले सकते हो। अब इनकम टैक्स उसके बारे में क्या कहता है, ये बात समझनी जरूरी है। इनकम टैक्स क्या कहता है बेटा? बिजनेस एंड प्रोफेशन के इंटरेस्ट की डिडक्शन क्या मुझे 30 से लेकर 37 में देखनी पड़ेगी? राइट। हाउस प्रॉपर्टी के लिए क्या मुझे 24B देखना पड़ेगा? शेयर्स और डिबेंचर्स के लिए मुझे कौन सा देखना पड़ेगा? 57। एजुकेशन के लिए एक सेक्शन है 80E, वो भी सिर्फ ओल्ड स्कीम में मिलता है, न्यू स्कीम में नहीं मिलता है। और पर्सनल वालों का डिडक्शन ही नहीं मिलता है, पर्सनल वालों का डिडक्शन ही नहीं मिलता है। राइट। तो अभी पहले तो ये समझो, हम यहां जो कैलकुलेशन करने जा रहे हैं सिर्फ इस वाले ब्याज की करने जा रहे हैं जो घर के लिए लिया है। सुरक्षित बेटा, किसने बताया तेरे को अब सिर्फ 80TT है? हाँ, पहले मुझे बता, किसने बताया? मैंने बताया? चले, ऐसे गलतियां करोगे ना बच्चे तो क्या होगा, खिचड़ी पकेगा। जब तक मैंने नहीं बताया मतलब कुछ लॉ नहीं है। 80TTA नहीं मिलता है अंडर ओल्ड न्यू स्कीम। ठीक है, चलो अब हम यहां आते हैं। 80E का सिर्फ ओल्ड स्कीम में मिलता है जो एजुकेशन लोन है। ओके, चलो अब मुझे ये बताओ, क्या इनकम टैक्स की जज हम अब सिर्फ इस वाले पार्ट का करने जा रहे हैं? हम सिर्फ इस पार्ट का करने जा रहे हैं और कुछ भी नहीं। ठीक है जी। अब एक काम करो, ये वाला डायग्राम कहीं ड्रॉ कर लो। हो सकता है इस मॉड्यूल के लास्ट में कर लो, या हो सकता है मैं बता सकता हूं कहां पर कर सकते हो आप। यू कैन ड्रॉ इट ऑन पेज 1.13 पे अगर कहीं जगह मिले, या पेज 1.12 पे कहीं जगह मिले तो कर सकते हो। थोड़ा सा नीचे स्क्रिबल कर लो चाहे।
अच्छा नीचे वाला नंबर बताओ, 208 देखो या 209 पे देखो, कहीं बन जाए। बेसिकली आई वांट यू टू ड्रॉ दिस एनीवेयर बिटवीन 206 एंड 212, 206 और 212 के बीच में। अरे बाद में जहां होगा ना वहां पर देखोगे भी नहीं, जो मैं बोल रहा हूं ना वो बोलो। 194 क्या है? चलो 194 पे बना लो, 194 पे बना लो। आई थिंक दैट इज ऑल्सो ओके। 194 पे बना लो, ठीक है, एग्री। 194 पे बना लो। डन हो गया सबका? चलो राइट। सो डब्ल्यू वाला कोई रह गया अभी? ओके नाउ अब जरा आगे चलते हैं। अगर आप देखोगे हमने अब शुरू से लेके जो पेजेस रीड कर लिए, सिर्फ ये वाला पार्ट रीडिंग का बाकी है। ये पेज 198 बाकी है। 198 के बाद 199 हो गया, 200 हो गया, 201 हो गया, 202 हो गया। यहां पर आपको मैंने टीडीएस और रेंट दिया हुआ है। अब ये मैं दोबारा नहीं पढ़ा रहा हूं, ये तो अभी पढ़ के आए हैं। या 194 आई में टीडीएस कटेगा, या 194 आईबी में कटेगा, या नॉन रेजिडेंट तो 195 में कटेगा। अगर टीडीएस कट के आया है रेंट, अगर रेंट टीडीएस कट के आया है तो उसको ग्रॉस अप करेंगे। रेंट रिसीव्ड विल नीड टू बी ग्रॉस्ड अप। तो मेरे पास क्या आएगा ग्रॉस अप करके? रेंट रिसीवेबल आएगा या जीएवी आ जाएगा? रेंट रिसीवेबल आएगा या जीएवी आ जाएगा? एआरआर आएगा। हाँ ठीक बात। तो ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी टीडीएस की बातें यहां सिर्फ एक समरी दिया हुआ है। राइट नाउ वी आर ऑन। यहां तक हो गया हमारा, टीडीएस ऑन रेंट हो गया, ये सारे क्वेश्चंस हो गए। अब आ जाए डिडक्शंस पे चलते हैं, आओ जरा। सो वी आर ऑन पेज 205 ऑल ऑफ यू। अब हम आ रहे हैं सेक्शन 24 का बेरक पढ़ रहे हैं। इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शैल बी कंप्यूटेड आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग डिडक्शंस, नेमली a sum equal to 30% of the annual value where the property has been acquired, constructed, acquired मतलब purchased, constructed, repaired, renewed or reconstructed। अब ये renewed और reconstructed क्या है समझना पड़ेगा। with borrowed capital the amount of any, अब यहां बोलता है interest payable on such capital, interest payable on such capital। अच्छा तो क्या ये डिडक्शन ड्यू बेसिस पे मिल रही है सर? क्या ये डिडक्शन ड्यू बेसिस पे मिल रही है? सर अगर मेरा मेथड कैश बेसिस है तो क्या कैश बेसिस पे ले सकता हूं या ड्यू बेसिस पे मिलेगी? नारे, अच्छा तुम भी सीख गए नारे। ओके आ जाओ। अब जरा पीछे चलते हैं, पीछे चलते हैं और इसको एक बार पढ़ के आते हैं। यहां पर मैंने समरी दिया हुआ है तो इसको पढ़ेंगे। आ जाओ। आपको बोला परचेज के लिए लोन लिया या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया, और मैंने बोला फुल रिकंस्ट्रक्शन। फुल रिकंस्ट्रक्शन, फुल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है पूरा तोड़ के दोबारा बनाया। पार्ट रिकंस्ट्रक्शन, यहां रिन्यूअल भी लिख सकते हो, रिन्यूअल भी ले सकते हो। अब आपको एक बात याद रखनी है, इफ क्वेश्चन सेज रिकंस्ट्रक्शन तो इसको क्या मानेंगे सर? इसको रिपेयर मानना सर। जब तक फुल रिकंस्ट्रक्शन नहीं लिखा, जब तक ये नहीं बोला कि तोड़ के दोबारा बनाया, तब तक आप उसको रिपेयर मानोगे, रेनोवेशन मानोगे, जो भी आप मान सकते हो, जो भी वर्ड यूज करना है। सो रिपेयर, पार्ट रिकंस्ट्रक्शन, रिन्यूअल,
रेनोवेशन, जो भी बोलोगे, क्या फर्क पड़ेगा अभी बता रहा हूं। एनेक्सर 2 लिखा है फॉर कंप्यूटेशन अमाउंट ऑफ डिडक्शन रेफर टू एनेक्सर 2। एनेक्सर 2 का मतलब है पेज नंबर 206 पे, यहां लिख लो पेज नंबर 206। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? नाउ चिल्ड्रन अगले पेज पे चलते हैं। सच इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन ड्यू बेसिस, does allowed as a deduction on accrual basis whether paid or not। ओके, अगले पेज पे एक एग्जांपल है, रीड करके देखो जरा, रीड द एग्जांपल, एग्जांपल रीड कीजिए प्लीज। डन। नाउ अब सपोज करो मेरे पास अंबाला में घर है और मैं चंडीगढ़ में एक घर बनाना चाह रहा हूं, अंबाला वाला बेचना भी नहीं चाह रहा, तो मैंने अंबाले वाले घर को गिरवी रख दिया, गिरवी समझते हो, मॉर्गेज कर दिया, एंड आई हैव टेकन अ लोन अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द अंबाला हाउस, बट आई हैव यूटिलाइज्ड द मनी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द चंडीगढ़ हाउस। दोबारा बोल रहा हूं, अंबाला वाले घर के सिक्योरिटी पे मैंने लोन लिया और पैसा यूज करा चंडीगढ़ में। अब मुझे बताओ ये ब्याज की डिडक्शन मैं किस घर की इनकम से लूंगा, अंबाला वाले घर की इनकम से या चंडीगढ़ वाले घर की इनकम से या किसी से भी? Such interest is allowed as a deduction from the income of the house property for which the loan was taken and not from any other house property of the assessee। आपकी मर्जी नहीं है। रीड करिए एग्जांपल, एग्जांपल रीड करो। ठीक है, थर्ड वाला पॉइंट पढ़ो और मुझे बताओ क्या लिखा है। थर्ड वाला पॉइंट पढ़ो और मुझे बताओ क्या लिखा है। क्या लोन सिर्फ बैंक से लेंगे तो ही डिडक्शन मिलेगी या किसी से भी लेंगे? आपको सिर्फ प्रूव करना है कि आपने लोन लिया। क्या मैं पापा से लोन लेके अपना घर बना सकता हूं और पापा को ब्याज देके डिडक्शन ले सकता हूं? हाँ, तो मुझे बैंक से एंट्री दिखाना पड़ेगा ना, पापा के बैंक से अपने बैंक में और मेरे बैंक से इंटरेस्ट जाता है वो दिखाना पड़ेगा, बस प्रूव हो गया। ओके, समझ गए? चलिए अभी ये फोर्थ पॉइंट पे बाद में आते हैं, हमने थर्ड कर लिया। जरा फिफ्थ पॉइंट देखो और मुझे बताओ क्या लिखा है यहां पर फिफ्थ पॉइंट में। हर्ष बेटा अभी लूप होल पे मत जा, बात तेरी ठीक है, पहले लॉ समझ तो ले। फिफ्थ पॉइंट देखो जरा, कहता है नो डिडक्शन इज अलाउड प्रिंसिपल रीपेमेंट। जो मैं लोन का प्रिंसिपल रीपे करूंगा क्या उसका डिडक्शन मिलेगा मुझे? नहीं सर, पर बाद में बताऊंगा 80C और ये भी ओल्ड स्कीम में, लिखते जाओ वहां पर साथ, ओल्ड स्कीम में। पीनल इंटरेस्ट क्या होता है? पीनल इंटरेस्ट, लेट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट देते हैं उसको क्या बोलते हैं? पीनल इंटरेस्ट। क्या पीनल इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल रहा है? नहीं सर। सर ब्रोकरेज कमीशन, प्रोसेसिंग फीस, क्या इन सबका डिडक्शन मिलेगा? नहीं सर। सिर्फ किस चीज का डिडक्शन मिल रहा है बच्चों? सिर्फ किस चीज का डिडक्शन मिल रहा है? बिल्कुल, सिर्फ इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल रहा है और किसी चीज का डिडक्शन नहीं मिल रहा है। सबको समझ में आ गई बात? ओके, नाउ गाइस अब हमने सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें कैलकुलेशन सीखनी है। तो अब चलते हैं आगे, आ जाओ जहां से थे हम 24B ये। अब यहां पर एक प्रोविजो पढ़ना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन पढ़नी पड़ेगी। देखो क्या लिखा है, where property has been acquired or constructed with borrowed capital, the interest if any payable on such capital borrowed for the period prior to the previous year in which the property has been acquired or constructed। क्या बोल रही है, क्या बोल रही है? कौन पढ़ के हैंड रेज करके समझाएगा मुझे क्या बोल रही है?
हैंड रेज ही नहीं हो रहा, बताओ। ऐसा भी पढ़ लिया क्या? अच्छा, एक हैंड रेज आ गया मेरे पास। अंश, नाइस टू सी अंश। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून। एक सेकंड अंश, मेरा मेरा वॉइस ऑफ है, एक सेकंड होल्ड कर। ओके हाँ, हेलो बेटा। सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, क्लियरली। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा। सर, इसमें बताया है कि मान लीजिए हमें 23-24 में हमने कोई प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करी है और तो सर मैं हमें एक डेट लेते जाता हूँ, एक डेट एग्जाम्पल लेते जाते हैं, ठीक है। सर मान लीजिए सपोज फर्स्ट मैंने 1/10/23 23। को, मैं कहता हूँ डेट ऑफ कंप्लीशन कर देते हैं ना। यस सर। मतलब अगर परचेज करा तो परचेज का कंप्लीशन, यस सर। कंस्ट्रक्ट करा तो कंस्ट्रक्शन का कंप्लीशन। मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है इस दिन को, इस दिन मेरी ओनरशिप स्टार्ट हो रही है, यस ठीक सर। है। लेकिन सर ये कंप्लीशन है, तो सपोज करिए इसके लिए जो हमने लोन लिया था वो हमने प्रीवियस ईयर 21-22 में लिया था। और पीछे चलते हैं। यस सर। लेट्स से हम कहते हैं हमने लोन लिया था 1/4/19 को। यस सर। तो सर ठीक है, यहाँ पे जो इंटरेस्ट की बात हो रही है वो उन प्रीवियस ईयर की बात हो रही है जिसमें प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन थी। और जो मतलब हमने अगर 19-20 का ब्याज गया था, 20-21 का ब्याज गया था, 21-22 का ब्याज था, और 22-23 का 22-23 का था, और 23-24 का भी आ गया। एक 10 अब से पहले का। एक काम करते हैं, लोन का रीपेमेंट भी ले लेते हैं, डेट ऑफ रीपेमेंट। यस सर। अब लेट्स से लोन का रीपेमेंट हो रहा है 1/4/25 को। यस सर। तो मुझे बता, बैंक को मैंने ब्याज कब से देना, जब से मेरी प्रॉपर्टी बनी या जब से लोन लिया? जब से लोन लिया 1/4/19 से। ठीक है, तो 19-20 का इंटरेस्ट गया, 20-21 का गया, यस सर। है ना। पर उसकी सर डिडक्शन नहीं मिली होगी क्योंकि हमारी इनकम नहीं थी। वेरी नाइस, ये बात सबको पता होनी चाहिए। क्या 19-20 में मुझे डिडक्शन मिली होगी? नो। हाउस प्रॉपर्टी में नहीं मिली होगी, यस सर। तो अदर सोर्सेज में ले सकते हैं। नहीं क्यों? सर, हाउस प्रॉपर्टी हेड की तो हाउस प्रॉपर्टी के लिए जो लोन लिया वो हाउस प्रॉपर्टी में मिलेगा सर। गुड बॉय। और अदर सोर्सेज में वैसे भी बैलेंस खर्चे नहीं जाते, बैलेंस यस इनकम सर। जाती है। बैलेंस इनकम को वहां लेके जाते हैं, ये थोड़े कि जो खर्चा कहीं और नहीं मिल रहा वो वहां मिलेगा, ऐसा नहीं बोला था हमने। यस सर। जो इनकम कहीं और नहीं जा रही शायद वो अदर सोर्सेज में जा सकती है। यस सर। ठीक है, तो मतलब 19-20, 20-21, 21-22 में, एंड इवन 22-23, यस सर। जो भी ब्याज गया उसका आपको डिडक्शन नहीं मिला होगा, एम आई राइट? यस सर। तो अब ये क्या बोल रहा है? सर ये बोल रहा है वेयर द प्रॉपर्टी हैज बीन अक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड विद बोरोड कैपिटल, द हम्म, इंटरेस्ट इफ एनी पेबल ऑन सच कैपिटल फॉर द पीरियड प्रीवियस, मतलब उन सालों के लिए जिसमें प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन थी, उन सालों का जो इंटरेस्ट है हम्म। एज रिड्यूस्ड बाय एनी पार्ट देयर ऑफ अलाउड एज डिडक्शन अंडर एनी अदर अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। शैल ये बी लाइन डिडक्टेड। इन्होंने इस साल, ये लाइन इन्होंने इस साल ऐड करी है, ये वाली पहले नहीं थी ये। ओके एज रिड्यूस्ड बाय एनी पार्ट अलाउड एज अ डिडक्शन अंडर एनी पार्ट, क्योंकि लोग क्या करते थे, डबल डबल लेते थे, वो मैं बाद में बताऊंगा, इसको अभी छोड़ दो 2 मिनट के लिए। ओके। ठीक है, अब बता आगे। shall be deducted under this clause in equal installments for the said previous year and for each of the 4 immediately succeeding previous year। तो सर जो पिछले सालों की इंटरेस्ट है वो नहीं, आने पहले वाले। तो कितने सालों का, अब जैसे ये वाला जो साल है यस सर। 23-24, यस सर। अब 23-24 में यहां तक तेरा घर नहीं है, यस सर। लेकिन ब्याज तो जा ही रहा है। हाँ यस सर। तो इस ये जो इन 6 महीने का ब्याज है, यस सर। क्या इसको भी ऐड करना है, या नहीं सर, ये तो 23-24 में वैसे ही मिल जाएगा। ये 23-24 में वैसे ही मिल जाएगा? सही बात है। तो जो उन पिछले सालों के जैसे 19-20, 20-21, 21-22 और 22-23 सो इनकी डिडक्शन। प्रायर टू द प्रीवियस ईयर बोला उसने, प्रायर टू द डेट नहीं बोला है। यस प्रीवियस ईयर। प्रायर टू द प्रीवियस ईयर ऑफ कंप्लीशन, नॉट प्रायर टू द डेट ऑफ कंप्लीशन। अगर प्रायर टू डेट बोलता तो इस वाले को भी जोड़ना पड़ जाता। यस सर। अब वो क्या बोल रहा है कि इन 4 सालों के ब्याज को जोड़ ले, और ये प्रोपोर्शनेटली आने वाले 4 सालों में डिडक्शन मिल जाएगी। 5 साल, एक तो हाँ, इस साल होगी प्लस 4 और हो गए, 1+4, 23-24 एंड सक्सीडिंग 4 इयर्स प्लस 4 ईयर्स में डिडक्शन मिल जाएगी। ओके, प्रोपोर्शन। वेरी नाइसली डन अंश, बहुत बढ़िया करा बेटा तूने। अभी बाकी लिखेंगे, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ओके थैंक्स बच्चे, थैंक यू सो मच। चलो बहुत बढ़िया, ऑल ऑफ यू इसको एक बार लिखो, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। ओके, नाउ मेरे को 1 मिनट दो, आई शैल जस्ट कम बैक, 1 मिनट दीजिए।
चलिए हो गया, डन हो गया तो बता दीजिए मुझे। अच्छा लिख लो भाई। डेट ऑफ रीपेमेंट भाई, DOR मतलब डेट ऑफ रीपेमेंट। परचेज एंड कंस्ट्रक्शन, PNC, परचेज एंड कंस्ट्रक्शन। चलो करें आगे, करें आगे। अनिकेत छोटा सा लिखना बेटा, इतना टाइम। डन। नाउ देखो बेटा, मार्केट में दो प्रकार के लोन होते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ लोन्स। एक होता है EMI बेस्ड और एक होता है वन टाइम रीपेमेंट। वन टाइम रीपेमेंट मतलब जैसे आप लोग बैंक से लोन लेते हो, अगर आपका जैसे बैंक से आप जनरली जब लोन लोगे तो बैंक क्या करते हैं, सपोज आपने 50 लाख का लोन लिया है, ठीक है, और लोन है 10 साल का। अब बैंक से आपको क्या बोलेंगे कि आपका ईयरली में मंथली इंस्टॉलमेंट बन जाएगा, ईयरली या मंथली इंस्टॉलमेंट बन जाता है। अब ये इंस्टॉलमेंट कैसे निकाला जाता है? अब जैसे 50 लाख के ऊपर लेट अस से द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, और मैं अभी सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, कंपाउंड रिड्यूसिंग बैलेंस छोड़ दो एक मिनट के लिए, ठीक है। तो मैं बोलता हूं कि हर साल 5 लाख का ब्याज बनेगा, इंटू 10 ईयर्स रफली 50 लाख का ब्याज लगेगा। एक मिनट के लिए सिंपल बात कर रहा हूं मैं, कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा। यानी टोटल पैसा कितना होगा, 1 करोड़ रुपया आपको वापस करना पड़ेगा, मतलब डबल पड़ता है, रफली डबल पड़ता है। अब ये करेंगे डिवाइडेड बाय 10, कितना हो गया सर, 10 लाख रुपया, डिवाइडेड बाय 12 कितना हो गया सर, तो आपकी EMI बन जाएगी 83,333। तो ऐसे चलता है ये मार्केट। अब इस EMI में आपको पूरा एक शीट बनाया जाता है, EMI आपको बताई जाती है प्रिंसिपल कितना है और इंटरेस्ट कितना है। अब जैसे 8333 जा रहा है, इसमें प्रिंसिपल का कितना रीपे हो रहा है और इंटरेस्ट का कितना रीपे हो रहा है, पूरा एक शेड्यूल आपके पास बैंक से आता है। एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर आपके पास एक स्टेटमेंट आती है और उसमें लिखा होता है टोटल कितना प्रिंसिपल पे करा और कितना ब्याज पे करा। इसमें मेरी और आपकी कैलकुलेशन की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, हर बैंक का अपना सिस्टम है EMI निकालने का। तो मैंने भी ऐसे एक लोन लिया था, मैंने बड़ा स्मार्टली सोचा, मैंने कहा यार पहले 5 साल में अगर मैं 50 लाख रीपे कर देता हूं, तो मैंने एस्टिमेट लगाया कि चलो 50 लाख रुपए में से अगर मैं पूरे के पूरे 5 साल में 50 लाख पे कर दूंगा तो थोड़ा बहुत ब्याज क्या होगा, चलो मान लेते हैं 15-20 लाख का ब्याज होगा, 30-35 लाख का प्रिंसिपल रीपे कर दूंगा, और उसके बाद अगले 5 साल तक मैं पेमेंट ही नहीं करूंगा। बिकॉज इमेजिन, आज अगर मैं सपोज करो 50 लाख कमाता हूं, तो आज 50 लाख की वैल्यू 50 लाख है, लेकिन कल को अगर मेरे को 50 लाख वापस करना है 5 साल बाद, 5 साल बाद वो 50 लाख की वैल्यू कम हो जाएगी। कितना कोई बात समझ में आ गई? तो फ्यूचर में अगर मैं 50 लाख वापस करता हूं तो मुझे 50 लाख कम पे पड़ेगा। ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट सोचेगा ना, तो वो सोचता है कि पहले लोन ले लेता हूं, पहले लोन ले लेता हूं और बाद में 5 साल बाद इसको सारे को रीपे कर दूंगा, तब तक मुझे सस्ता पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू टाइम वैल्यू ऑफ मनी हो जाएगा। तो ये बहुत शातिर होते हैं। मैंने 5 साल बाद जाके जब बैंक को बोला कि मेरे को रीपे करना है, मैंने सोचा प्रिंसिपल 5-10 लाख का बचा होगा। कहते हैं 5 साल में आपका ब्याज 49 लाख ले लिया हमने और 1 लाख का प्रिंसिपल लिया आपसे। ये बैंक वाले बहुत शातिर होते हैं। पहले जो इंस्टॉलमेंट बनेगी इसमें 3,000 रुपया सपोज प्रिंसिपल होगा और 80,000 रुपया ब्याज होगा। ये अपना सारा ब्याज पहले 5 साल में कवर कर लेते हैं, क्योंकि इनको भी पता है ये बात, इनको भी पता है आप लोग बाद में रीपे कर देंगे। आप लोग समझ गए मेरी बात, कहानी समझ में आई तुम्हें? हाँ, तो लोन लेना इतना आसान नहीं है या इतना फायदेमंद नहीं है, आपको पूरा कैलकुलेशन करना चाहिए वेदर दैट लोन इज वर्थ द मनी और नॉट। नाउ आपको कितना डिडक्शन मिलेगा, आपको सिर्फ ब्याज का डिडक्शन मिलेगा ना, ये वाला डिडक्शन मिलेगा, प्रिंसिपल का तो मिलने नहीं वाला है। समझे बात को? अब ऐसे वाले लोन में मेरा और आपका कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, क्योंकि ये तो स्टेटमेंट में जितना ब्याज होगा उसके हिसाब से हम डिडक्शन दे देंगे। लेकिन वन टाइम रीपेमेंट वाले में हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर मैंने आज 50 लाख का लोन लिया है, ऐसे में क्या होता है कि आप हर साल 10% ब्याज देंगे और रीपेमेंट 50 लाख की क्या होगी, वंस होगी, रीपेमेंट आफ्टर 10 ईयर्स। ऐसा लोन बैंक्स नहीं देते हैं।
ऐसा लोन जनरली मनी लेंडर्स देंगे, आपके दोस्त देंगे, बैंक वाला जनरली ईएमआई बेस्ड होता है। अब पेपर में ये वाला आता ही नहीं है, यही वाला आता है सिर्फ। बोलो क्यों? क्योंकि इसकी तो हम कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, इसका तो सीधा स्टेटमेंट आ जाता है, भाई इतना ब्याज है उठा के दे दो। इसमें क्या चेक कर लेंगे? तुम्हारी नॉलेज ही नहीं चेक करेंगे, तुम्हारी कैलकुलेशन ही नहीं चेक करेंगे, तो तुम्हारी चेक होगी सिर्फ इस वाले पे। चलो कहानी समझ में आ गई सबको? कहानी समझ में आ गई सबको? तो अब हम ये वाला करने जा रहे हैं, वन टाइम रीपेमेंट, ईएमआई बेस्ड वाला नहीं करेंगे। तो यहां पर मैंने एक चार्ट बना के दिया है, ठीक है। यहां पर हमने बोला आप लोन ले सकते हो किसी से भी, परचेज, कंस्ट्रक्शन या रिपेयर ऑफ रेजिडेंशियल हाउस। डिडक्शन कितनी होगी मेरी? एक तो वो ब्याज होगा जो इस साल ड्यू हो रहा है, प्लस कोई भी मेरा जो प्री कंप्लीशन का ब्याज था, जो कंप्लीशन के साल से पहले का ब्याज था, अगर वो है और उसकी मेरे करंट ईयर में इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रही है तो वो मिल जाएगी। इफ 23-24 इज विद इन 5 years फ्रॉम द ईयर ऑफ कंप्लीशन। बस इसी बात को समझेंगे अब अगले एक दिन में, ठीक है जी? सबको क्लियर होगी बात? इसी को समझने जा रहे हैं ना। चलिए अब मैं क्या कहता हूं, मैं एक चार्ट बना रहा हूं, आप लोग अपने कैलकुलेटर्स हाथ में रखिए। मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया ऑन 1/11/20 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। यहां पर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई ऑन 1/1/22 और मुझे रीपेमेंट ऑफ लोन करना है ऑन 1/1/24। लोन का अमाउंट है 20 लाख और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब बच्चों हम 2 साल की इनकम निकालेंगे। ये साल हो गया 21-22 और एक साल हम जो हमारे लिए पेपर में आएगा 23-24, दोनों का निकाल के देखते हैं। ओके ना, आपको बताया जाता है कि जो एक्सपेक्टेड रेंट है घर का वो है 14 लाख रुपए और 22-23 में घर हमने वेकेंट रखा और म्यूनिसिपल टैक्स जो पे हुआ इस साल वो हुआ 10% ऑन 1/3/22 और ये जो 14 लाख है ये म्यूनिसिपल वैल्यू है। यहां पर भी एक्सपेक्टेड रेंट आपका 14 लाख रहा, लेकिन म्यूनिसिपल टैक्स जो है वो भी चलिए 10% ही रख लेते हैं और ये 1/5/23 को पे हुआ और यहां पर ARR आ रहा है आपका 1,50,000 पर मंथ लेट आउट ऑन 1/6/23, ठीक है। अब हम आते हैं यहां पर, जब हम 21-22 की इनकम निकाल रहे हैं, मुझे क्या निकालना है? इसका GAV। अब 21-22 का आप लोग यहां पर ध्यान रखोगे, पहले तो डेट्स का बड़ा ध्यान रखेंगे। घूमने दे, कोई बात नहीं, चला गया तो क्या है, हमें 2 साल का इनकम निकालना है। 21-22 तो 23-24, 22-23 का निकालना ही नहीं इनकम। यहां पर कौन सा साल आ रहा है? ये साल का डेट कब है? व्हाट इज द स्टार्ट डेट? 1/4/21, 31 मार्च 22 और यहां पर साल कौन सा मेरा? 1/4/23 से 31 मार्च 24, राइट। चलिए अभी 21-22 में दिमाग को लेकर आइए और मुझे बताइए 21-22 में ये घर वेकेंट है, लेट आउट है, सेल्फ ऑक्युपाइड है? वेकेंट है और इसका मेरे पास जो GAV आएगा वो कितना आएगा सर? 23(1)(a) में कितना लूंगा मैं? भगवान, अभी 5 मिनट पहले GAV खत्म कराया और ये रट्टू तोते यहां पर मेरे पास आए हुए हैं जिनको बस देखना नहीं है, जल्दी है आंसर देने की। सॉरी बोलिए यहां पर जिन जिन ने 14 लाख लिखा, सॉरी बोलो मेरे को बेटा, ये बहुत गुस्सा क्यों चढ़ता है? तुम लोग फेल हो गए जाके वहां पर, क्योंकि जल्दी में हो, एक्साइटमेंट में हो, अभी खत्म करवा के आया। ये थोड़े कि GAV खत्म करा दिया तो अब यहां भूल जाएंगे सर, अब नया कुछ शुरू होगा। मेरे को प्रॉमिस चाहिए, यहां पर मेरे को कोई भी सिली मिस्टेक्स आज हाउस प्रॉपर्टी में बंद कर दो, नहीं तो कैपिटल गेन्स और बिजनेस इतना डांस करवाएगा, याद रखोगे। तो कितना आया सर? 3.5 लाख। क्या 23(1)(b) और 23(1)(c) चेक करना है मेरे को?
तो जीएवी आ गया मेरा 3.5 लाख। जो तुम्हें प्रोसीजर कराया वो चेंज थोड़ा हो जाएगा, लेस। क्या लेस करना है सर? म्यूनिसिपल टैक्स पेड। नाउ अब खुद सोच के बताओ, म्यूनिसिपल टैक्स कितने पे पे करवाएगी तुमसे लोकल अथॉरिटी? 3.5 लाख पे या 14 लाख पे? सोचो जरा, सोचो। इट इज अ गुड हैबिट, यू मस्ट थिंक, एंड आई वांट यू टू इंटेलिज इन दैट हैबिट, थिंकिंग। अगर आपका घर आपके पास आ गया है तो क्या म्यूनिसिपल अथॉरिटी वाले हर एक शहर में देखेंगे किसने कब खरीदा? या जिस दिन नोटिस आ गया उस दिन जिसके पास घर है उसको तो पूरा देना पड़ेगा? तो क्या यहां पर, चलिए इसको 1% की जगह ना 2% कर लेते हैं, 1% बहुत ज्यादा हो जाएगा। कितना हो गया सर? 28,000। क्या ये भी प्रोपोर्शनेट होएगा? सो क्या म्यूनिसिपल टैक्स प्रोपोर्शनेट होगा या पेड बेसिस पे होगा? पेड होगा, कोई प्रोपोर्शनेट नहीं होगा। कितना हो गया सर? 3.5 लाख माइनस 28,000, 3,22,000। सही है। अब इसमें से क्या करूंगा मैं? माइनस 30%, सो इनटू 30%। अब क्या माइनस करना है? इंटरेस्ट। अब मेरे को इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करनी है? कौन मदद करेगा हैंड रेज करके? हेलो हेलो सर, गुड आफ्टरनून। हेलो हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। हाँ जी, बताइए क्या करना है? जी सर, पहले सर इस साल का सर इंटरेस्ट निकालेंगे सर। तो 21-22 में ड्यू कितना हुआ? तो 20 लाख का 10%। 2 लाख पूरा ले लो। सर 2 लाख। नो सर, 3 मंथ का लेंगे। है? सर 3 मंथ का लेंगे। 3 मंथ का लेंगे यस या पूरा लेंगे? सर 3 मंथ। वो 5 मंथ बोल रहे हैं। देख, एक काम कर, इसको पढ़ यहां पर, ये जो यहां लिखा है ना, इसको पढ़, ये जो मैंने यहां लिखा था। यही तो चीजें हैं जिसमें कंफ्यूजन होने वाला अभी। बस लॉ तो बहुत सिंपल है, हमारा दिमाग उसको कंफ्यूज करेगा। सर डेट ऑफ कंप्लीशन तो सर 1/1/22 को। हाँ बोलो। सर डेट ऑफ कंप्लीशन के पहले तो सर सारा प्री कंस्ट्रक्शन। मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ, ये देख, तेरे को डायग्राम भी ड्रॉ करके देखा मैंने, पूरा दिखाया ना यहाँ पर। यस सर, यस। लॉ पढ़ा, लॉ को समझा, अब उसको अप्लाई करना। अप्लाई करते समय लॉ थोड़े बदल जाएगा। हाँ, आप लोग भी बता सकते हैं कितना ब्याज लेना है? 2 लाख लेना है, 5 महीने का लेना है, कंस्ट्रक्शन के बाद का लेना है, रीपेमेंट के बाद? क्या करूं मैं? पूरा लेना है। सारे कह रहे हैं पूरा लेना है। तनिष बेटा क्या हो गया? ये सर समझ नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, मैं किसी और से पूछता हूँ, ठीक है? कौन समझा रहा भाई? जिसको आता है वो हैंड रेज रखे, नहीं तो डाउन कर दो जरा एक बार। हेलो सर, गुड। हेलो हेलो सर, आ रही है आवाज? आ रही है? हेलो, बिल्कुल आ रही है। हाँ सर। सर ये 21-22 में पूरा लेंगे सर अपन। क्यों बेटा? सर कंस्ट्रक्शन तो यहाँ हुआ, तो लॉ, यहाँ पर तो घर ही नहीं था। लॉ में लिखा है सर। गुड बॉय, दैट इज द बेस्ट आंसर यू कैन गिव मी। लॉ में लिखा है कि भाई जिस साल घर ही बन गया, तू इस साल इनकम दे रहा ना मुझे ऑफर पे, तो तेरा ब्याज इस घर के बनने से पहले का हो या बाद का हो, क्या फर्क पड़ता है? पूरा ले ले। यस सर। अब क्या और क्या करना? और ये पिछले साल जैसे अपन ने लोन 1/11/20 को लिया था, 1/11/20 को लिया था, ठीक है? तो इस पे इंटरेस्ट 5 महीने का लेंगे सर। 31 मार्च 21 तक का? हाँ यस सर। यानी ये ब्याज है उन महीनों का जब घर बना नहीं था। यस सर। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 2 लाख
दो कितना हो गया? 83,333। अब इसका क्या करूं? क्या बोले सर? इसका क्या करूं? ऐड करो सर उसमें 2 lakhs प्लस 83,333। ना रे बेटा, लॉ ऐसे थोड़ा बोलता है। लॉ को एक बार सुन लिया, पढ़ लिया, अप्लाई भी तो करना है। हाँ सर। क्या वो इस सारे का डिडक्शन एक ही बार में दे रहा है, एक ही साल में, या ओवर 5 years दे रहा है? ओवर 5 years सर। तो फिर डिवाइड कौन करेगा? हाँ सर, सॉरी भूल गया मैं। कितना हो गया? 16,667। यस सर। अब ये 16,667 कब से मिलेगा मुझे? इस साल से 21-22 से। 21-22 में मिलेगा 16,667, 22-23 में मिलेगा 16,667, 23-24 में मिलेगा, 24-25 में मिलेगा, 25-26 में मिलेगा। तो क्या लॉ हमारे कंप्लीशन के साल से पहले का जो भी ब्याज है उसकी डिडक्शन एक बार में नहीं 5 साल में दे रहा है? अब किसी ने पूछा ना सर 5 क्यों, उसको बोतल पड़ेगा। मुझे क्या पता, इनकम टैक्स में जब भी उनको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देना होता है तो वो 5 साल बोल देते हैं, 1 + 4। ठीक है, अगर मैं इसको चेंज कर दूं 1 मिनट के लिए, इसको चेंज कर देते हैं, इसको 18 कर देते हैं। अब क्या होगा सर? अगर मैंने इसको 18 कर दिया, अब क्या होगा? तो क्या अब 1/11/18 से लेके पहले तो साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 19 तक, फिर 1/4/19 से लेके 31 मार्च 20 तक, फिर 1/4/20 से लेके 31 मार्च 21 तक। एम आई राइट? अब ये जो 5 साल वाला है यही रोक देंगे ना? क्या 21-22 का ब्याज भी 5 साल में लाएंगे? अरे पहले मेरे सवालों का जवाब दो यार। क्या 21-22 का ब्याज भी 5 साल में लाएंगे? नो। तो क्या जिस साल, मेरे साथ साथ बोलो, जिस साल घर कंप्लीट हुआ उस साल का सारा ब्याज उसी साल मिल जाता है? उस साल से पहले का जो भी ब्याज गया उसका आपको ये डिवाइड बाय 5 करना है। सर ये डिवाइड बाय 5 नहीं समझ में आ रहा सर। सर नहीं सर, सर ये नहीं आ रहा सर, ये क्यों सर ऐसा कर रहे हैं सर? क्यों? कोई मुझे बता सकता है क्यों कर रहे हैं? क्या 18-19 में जब ब्याज गया होगा उस साल आपको डिडक्शन मिली होगी? क्या 18-19 में वुड यू हैव गॉटन द डिडक्शन? वुड यू हैव गॉटन द डिडक्शन इन 1920? वुड यू हैव गॉटन द डिडक्शन इन 2021? व्हाई? बिकॉज देयर वाज नो हाउस। हाउस का बना है 21-22 में, तो डिडक्शन कब से मिलेगी? जब सोर्स ऑफ इनकम आएगा तभी से तो मिलेगी। तो क्या गवर्नमेंट ये भी कह सकती थी कि पुराना ब्याज जो गया सो गया, अभी ना मिलेगा डिडक्शन? क्या वो ऐसे भी बोल सकते थे? पर क्या उन्होंने ऐसा बोला? नहीं। अच्छे लोग हैं, बता रहे हैं डिडक्शन देंगे। तो क्या वो ये भी बोल सकते थे कि ये सारा लेके एक ही साल में ले लो डिडक्शन? बोल तो सकते थे, पर एक साल में अगर आप सारा डिडक्शन दे दोगे तो क्या इनकम कम हो जाएगा, टैक्स कम हो जाएगा? तो उन्होंने बोला एक साल में नहीं देंगे। इसको बोला जाता है प्री कंप्लीशन। क्या बोला जाता है? प्री कंप्लीशन। अब ऐड करो इसका, इस साल का 2 लाख हो गया, इस साल का 2 लाख हो गया, इस साल का कितना हुआ? 83,333। टोटल कितना हो गया सर? 483,333 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो गया सर? 96,667। 96,667। अब मुझे यहां पर ब्याज की डिडक्शन कितनी मिलेगी? 296,667। 296,667। जशन बेटा, तेरे को किसने बोला कि 2 लाख का लिमिट है इस पे? मैंने नहीं बोला, मैंने कहा था सेल्फ ऑक्युपाइड पे 2 लाख का लिमिट है। मैंने लेट आउट प्रॉपर्टी पे तो नहीं बोला, वेकेंट प्रॉपर्टी पे तो नहीं बोला। बेटा मैं तुम्हारे सारे मैसेज पढ़ रहा हूं, सोच के लिखो। देखो बच्चों, अब तो मेरा स्ट्रिक्टनेस लेवल और बढ़ने वाला है हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में, क्योंकि यहां तक कैलकुलेशंस कम थी, कॉन्सेप्ट ज्यादा था, अब कैलकुलेशन ज्यादा है, और कैलकुलेशन में मुझे कोई गलती नहीं चाहिए। सो माय स्ट्रिक्टनेस लेवल विल बी वेरी वेरी हाई। तो या तो डर के भाग जाओगे या डर के सुधर जाओगे, मर्जी तुम्हारी है। आई डोंट थिंक भागने वाले हो अभी। तो अब मुझे बताओ 3,22,000 माइनस 96,600 माइनस 296,667 कितना आ गया? लॉस आ गया सर, लॉस आ गया सर। चलो बोलो, क्या ये कैलकुलेशन समझ में आ गई? ओके।
अब चलते हैं 23-24 में। 23-24 में मेरा जीएवी कितना आएगा, गलती मत करना, जल्दी से बता दो 23-24 में मेरा जीएवी कितना आएगा। अभी जीएवी के सारे क्वेश्चन कराए, इतने क्वेश्चन कोई टीचर नहीं कराता, उसके बाद भी गलती करोगे, सच्ची कह रहा हूं, एक एक के घर में प्रकट हो गए। सांस लो जरा। अगर इसके बाद किसी ने जल्दी में आंसर दिया और जीएवी गलत करा, मैं कसम से कह रहा हूं वहीं प्रकट होऊंगा मैं इंडिविजुअली। जिन्होंने 140 लिखा था, सॉरी लिखो यहां पर मुझे पहले तो, और सॉरी टू माई सेल्फ बोलो, सॉरी टू माई सेल्फ, नॉट टू अरविंद तुली सर, टू माई सेल्फ। ये थोड़े कि अगर आगे निकल आए तो पिछला भूल जाएंगे। वही 23-1 है, यहां पर कैसे आएगा? 23-1 में 14 लाख है, 23-1 कितना होगा? 15 लाख। इस 23-1 एप्लीकेबल यस, तो 15 लाख आ गया। म्यूनिसिपल टैक्स वही 2% लो यार, बताओ जरा म्यूनिसिपल टैक्स कितना आएगा? गुड बेटा, शुक्र है किसी ने 30,000 नहीं बोला, बहुत मारता मैं कसम से। क्या म्यूनिसिपल टैक्स जीएवी का परसेंटेज होता है या म्यूनिसिपल वैल्यू का होता है सर? चलिए करिए जरा, 30% करिए। ओ 1572, माय फॉल्ट, माय फॉल्ट। और ये मेरे को ब्रैकेट्स में चाहिए, जो भी माइनस हो रहा है, सुनो मेरी बात, जो भी माइनस हो रहा है ब्रैकेट्स में चाहिए, और हर फिगर के साइड पे ऐसी लाइन चाहिए मुझे। यहां पर आप टेक्स्ट लिखोगे और यहां लाइन लिखोगे और पूरा लिखोगे 24B जो भी है। अब मुझे बताओ इंटरेस्ट की डिडक्शन कितनी मिलेगी? इंटरेस्ट का डिडक्शन कितना मिलेगा? आकाश बेटा घुमा घुमा के आएगा, ऋषि तेरे लिए भी, मोहित तेरे लिए भी, कनक तेरे लिए भी। सांस ले लो यार, पढ़ लो, सोच लो, नहीं तो मेरे को बोल दो सर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो हम पे। भगवान कृष्ण को याद करो, मैं बता रहा हूं, पढ़ लो, स्क्रीन पर लिखा हुआ सारा कुछ, डेट्स के साथ लिखा है। लो जी, दिनेश कहता मिलेगा ही नहीं। सही है, सही है, सही चल रहे हो, मतलब शर्म भी नहीं आ रही, अभी ठीक आने शुरू है। गुड, ये वो लोग हैं जो पढ़ के आंसर सॉल्व करके दे रहे हैं, तुम जैसे नहीं है लगे हुए हैं। लो वसुधा और लेवल पे निकल गई है। मैं नहीं बताने वाला, सही जवाब दो मेरे को बस। नाउ ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, ये जो जवाब दे रहे हैं ना 2 4 6 6 6 6 7, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं। बाकी सब मैं क्या बोलूं तुम लोगों को, तुम ना सुधरोगे। अब सही है। तो इस साल कितना ब्याज ड्यू है? 23-24 में कितना लोन ड्यू है, कितना इंटरेस्ट ड्यू है? 9 मंथ्स का ड्यू है ना, क्योंकि 1/1/24 को तो रीपे हो गया, तो अप्रैल से दिसंबर तक ही ब्याज जाएगा ना 9 महीने का। तो 9 महीने का ब्याज कितना हो गया? 1.5 लाख प्लस। क्या पुरानी इंस्टॉलमेंट भी आ रही थी? क्या पुरानी इंस्टॉलमेंट भी आ रही थी? 21-22 में आई होगी, 22-23-24 में भी तो आई होगी ना, तो ये भी तो आई होगी। कितना हो गया देखो जरा, कितना आ रहा आंसर? ओके, तो अगर ये वाली बात हम लोग कर लेंगे तो ही तो हो पाएगा, अदरवाइज तो हो ही नहीं पाएगा, है ना। तो हमें तो डेट्स पढ़नी पड़ेंगी। अब मैं क्या करूंगा, अगले 2 दिन या 1 दिन तुम्हें इन्हीं डेट्स में घुमाऊंगा, समझ गए? अब मुझे ये बताओ, क्या पेपर में हमें 2-2 3-3 क्वेश्चन साल के आएंगे या एक ही साल का क्वेश्चन आएगा?
राइट। चलिए कोशिश करते हैं। ये लीजिए, आपको डेटा दिया हुआ है, डेट ऑफ बोरोइंग। अब मैं पूरा पूरा नहीं लिखूंगा। डेट ऑफ बोरोइंग दिया है, डेट ऑफ कंप्लीशन दिया है, और डेट ऑफ रीपेमेंट दिया है। अब क्या होगा, भगवान कृष्ण सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं, क्योंकि अगर तुम्हारी आंखें देखेंगी नहीं, डेट्स को ईयर के साथ कोरिलेट नहीं करेंगी, तो बहुत मजा आने वाला है। और तुली सर यहां पर सिर्फ डांट लगाएंगे। मुझे बताओ, 10 लाख का लोन है, 10%। आपने मुझे 23-24 में कितना डिडक्शन मिलेगा 24B का, ये समझाना है। तो 2 मिनट सब्र करके दिमाग लगाओ और मेरे को हैंड रेस करके बताओ। हेलो हेलो हेलो। या तो मेरे एंड से प्रॉब्लम हो गया, पर चलो एक बार देख लेते हैं, एक लास्ट कनेक्ट करके। मैं रिफ्रेश कर। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। ओके सर, तो शुरू करते हैं। बताइए। सर यहाँ पे डेट ऑफ बोरोइंग बोला है 11/20 है, मतलब ये हमारा ईयर हो गया 1920। 3 मंथ्स का ड्यूरेशन बचा है यहाँ पे, तो 1 लाख। ऐसे नहीं सोच। ओके सर, आपको किस तो साल का इनकम निकालना है? 23-24 का। तो पहले तो उसको लिख कहाँ है? ठीक है। यस सर। अब मुझे बता, 23-24 में ड्यू कितना हुआ पैसा? ड्यू कितना हुआ हमारा? वो भी निकालेंगे हम। निकालो सर मैं अभी आपके साथ ही कैलकुलेट कर रहा हूँ। करो। तो वो 1 लाख इधर, पहले तो जिस मंथ में कंप्लीशन हुआ है उसमें पूरा इंटरेस्ट मिलेगा। कॉम्प्लिकेट मत कर, मुझे सरल भाषा में समझा बेटा ऋषि कि 23-24 में मेरे लोन पे कितना ब्याज ड्यू हुआ। ओके सर, तब मैं कर लेता हूँ इसको। करने का लोड ही नहीं, सामने पड़ा बेटा। मैं जो पूछ रहा हूं उसकी बात कर। 1 लाख। 1 लाख, क्योंकि जो रीपेमेंट हो रहा है वो 24-25 में हो रहा है, तो मेरे साल में पूरा साल मेरे को बैंक को ब्याज देना था। थिंक क्लियरली। यस सर, अभी वही बोल रहा था, जिस साल में कंप्लीट हुआ है उस साल में तो उसे वैसे भी पूरा इंटरेस्ट मिलेगा, देना पड़ेगा मतलब। बेटा जब कंप्लीट हुआ उसके से बैंक को लेने से क्या लेना देना बैंक को? कुछ भी नहीं। आपको बात करना है बैंक को कितना पे करा और इनकम टैक्स उसका डिडक्शन कब दे रहा है, ये 2 अलग अलग बातें हैं। यस सर। मेरे को 23-24 में बैंक को कितना देना पड़ा था? 1 लाख हमने अभी दिया, अभी हम पहले का जो डिडक्शन मिलेंगे प्रोपोर्शनेटली वो भी उसमें वो बात नहीं करेंगे। समझ रहा है, जो तेरे को पहले का डिडक्शन मिल रहा है वो इनकम टैक्स में मिल रहा है। मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, तेरे को 23-24 में बैंक को कितना ब्याज देना पड़ा? तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, वरना कल तक डांस करोगे। मैं बता रहा हूँ। 1 लाख रुपीस पहले तो उसका डिडक्शन ले लिया। बैंक को कितना पैसा दे रहा है इसको दिमाग में अलग रख। ओके। और इनकम टैक्स में डिडक्शन कब मिल रहा है, ये दोनों अलग बातें हैं भाई। प्रैक्टिकली सोच जरा। ओके सर। तूने 23-24 में बैंक को 1 लाख दिया और तूने 1 लाख का डिडक्शन ले लिया क्योंकि तेरा घर बना हुआ है। लेकिन अब तूने जो घर तेरा बना था वो देख, कौन से साल में बना था तेरा घर? 11/23, 22/23। हाँ 22/23। तो 22-23 में जितना ब्याज दिया होगा, क्या उस सारे का डिडक्शन 22-23 में ले लिया होगा उसे 1 लाख का? यस।
अब इससे पहले वाले सालों को जो तूने बैंक को दिया था, क्या उसका डिडक्शन मिला था तेरे को इनकम टैक्स में? नहीं मिला था। तो क्या उसका डिडक्शन लॉ ने 1+4 में दिया तेरे को? यस सर। तो क्या जिस साल की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो इस 4 साल के दायरे में आ रहा है? यस सर। अब कैलकुलेशन शुरू कर, वो कितनी है? ओके। अब तो मुझे पहले बता, वाला 1/1/20 से लेके पहला साल कब खत्म हुआ? 31/3/20। और फिर अगला साल कब शुरू हुआ? अगला साल शुरू हुआ 1/4/20 से लेके 31/3/21। ठीक है, 1/4/21 से लेके 31/3/22। ओके। उसके बाद फिर अभी 1/1/23 हमारा वो खत्म ही हो गया वहां पे 22/23। 22 तो अब यहाँ पे मिल ही गया होगा, तो यही है ना बस। हाँ वही खत्म हो गया वहां पे, मिल ही गया वहां पे। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, कितना था ये? नीचे 2021 और 21-22 में पूरा 1 लाख मिलेगा, दोनों इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब डिडक्शन मिलेगा, और ऊपर में वहां पे उसका प्रोपोर्शनल 25,000 मिलेगा। अब इसका 2,25,000 को हम वो करेंगे 5 से डिवाइड, बिल्कुल ठीक है। 45,000 का डिडक्शन मिलेगा आने वाले 5 सालों तक। और हमारा वाला साल उसमें आ रहा है, तभी तो हमने कैलकुलेशन शुरू करा था। यस सर। तो ये कितना हो गया? 1 लाख। 1,45,000 का। यानी अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अपने दिमाग में करना चाहूं तो कैसे करेंगे सर? आपको पहले समझना है आपको डिडक्शन निकालना कैसे है। लॉ तो हमने लॉजिक समझ लिया, डिडक्शन इज इक्वल टू जो ब्याज इस साल ड्यू है प्लस इंस्टॉलमेंट ऑफ प्री कंप्लीशन इंटरेस्ट इफ एनी, इफ 23-24 इज विद इन 5 years फ्रॉम द ईयर ऑफ कंप्लीशन, 1+4 तो ही मिलेगा ये वाला। और प्री कंप्लीशन ब्याज क्या है? टोटल इंटरेस्ट ड्यू फॉर ऑल द इयर्स फॉलोइंग बिफोर द ईयर इन विच द हाउस इज परचेज और कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड डिवाइड बाय 5। ठीक है ना? अब देख, यस सर। अब क्या करते हैं, इन्हीं डेट्स को हल्का सा चेंज करते हैं। ओके सर। और हम लोग डेट से कंफ्यूज नहीं होंगे, हमें लॉ आना चाहिए, उसके बाद जो मर्जी डेट हो। अब यहां पर आपको सवाल तो इसी साल का आएगा 23-24 का। यस सर। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं ये ईयर्स बदल रहा हूं। मैं कह रहा हूं 1/4/16 को बोरिंग करी थी और 1/1/20 को घर बन गया था। ओके। लेकिन रीपे यही हो रहा है। ओके। ठीक है ना? और हाँ। इनकम मेरे को 23-24 की निकालनी है। हाँ। लॉ तो बदलेगा नहीं, लॉजिक भी वही नहीं। रहेगा। तो हाँ। 23-24 में कितना ब्याज ड्यू है? सर 1 लाख रुपीस का। तो वो तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ। तो ये जो पिछले 5 साल वाली कैलकुलेशन है, करूं या नहीं ना मिलेगी। करूं? नहीं करनी है, 5 साल हो गया नहीं पूरा। करनी है। 5 इयर्स जो टेन्योर था ऑलरेडी पूरा हो गया, जिसमें उनको डिडक्शन कैसे देना था। कैलकुलेट करा तूने? वही तो समझा मेरे को। कई बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आएगा कर क्या रहे हैं हम लोग। सर 1/4/16 से अभी उसने ब्याज देना स्टार्ट किया। 1/4/16 का मतलब 16-17 का ब्याज दिया, एक साल गया। ठीक है, 16-17 का 17-18 का दिया, दूसरा साल गया। 17-18 का 18-19। चल पड़ा बेटा फिर से। हाँ सर। फिर गल चल पड़ा। तेरे को समझ में आ गया, पर मेरी बात सुन, मुझे ये हाँ। कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। क्या चेक करूं पहले? क्या चेक करे सर? वो 5 इयर्स वाला प्रोसेस, 5 इयर्स जो था वो 5 years वाला। बेटा यहां से थोड़े शुरू हो रहा है। 5 years कहां से? 5 से तो 5 ईयर तो डेट ऑफ बोरोइंग से borrowing कंप्लीशन से था से क्या? वो होगा। 5 ईयर कंप्लीशन से था क्या? पता नहीं, आप कंप्लीशन से एक सर तू कंप्लीशन रट्टा छोड़ दे। मुझे बता, तेरे को डिडक्शन कब मिलनी शुरू होगी? जब तूने बोरो किया तब से मिलेगी या जब तेरा घर बना तब से मिलेगी? जब मैंने घर बनाया तब से मिलेगी। बोरिंग का क्यों शुरू कर रहा है? ओके सर। हम लोग अपना रट्टे पे वापस आ जाते हैं, लॉजिक को भूल जाते हैं। भाई जब तेरे को डिडक्शन ही तब मिलनी है जब घर कंप्लीट हुआ, तो तू बोरिंग से कैलकुलेशन क्यों कर रहा है 5 साल की? हाँ सर। और यही करेंगे कल तक बच्चे। और सर ऐसे पकड़ के बैठ जाएंगे, सर सर ये ना बड़ी मुश्किल है, सर बड़ी मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है, 2 मिनट समझो तो सही हो क्या रहा है। सर बता। समझ में आ रहा है सर अभी? हाँ पता मुझे, बता मुझे घर कब बना? अभी बात डेट ऑफ कंप्लीशन कंप्लीट है 1/1/20 को, तो उससे डेट 5 साल देखूंगा या साल पीछे। देखूंगा? साल। तो कौन सा साल है? ये हो गया आपका 1/1/20, तो ये हो गया आपका 1920। अब 1920 क्या था? 1। 1 फिर 20-21 20-21 आगे जा रहे हैं हम। तो पीछे जाऊं? हाँ आगे जाएंगे। अब बता। 20-21, हाँ। 21-22 हाँ। और 21-22 हो गया 23-24 है 21-22 के बाद सीधा 23-24। सर मैं थोड़ा प्रेशर में आ गया आपसे कोई बात बात नहीं, करते प्रेशर में आना जरूरी है, हैंडल कर। ठीक है। नहीं तो फाइनल जैसे होगा इंडिया वाला जो हुआ था, प्रेशर हैंडल करो। ओके सर। 1920, हाँ। 2021, 21-22, 22-23 और 23-24। हाँ, यानी हो अब गया। हमारा साल भी आ रहा है उस 5 साल के अंदर। हाँ। क्या अब मैं कैलकुलेशन शुरू करूंगा? यस सर। अब कैलकुलेशन बता क्या होगी? 1/4/16 से लेके 31/3/17 तक। फिर उसके बाद 17 से 18, हाँ। 18 से 19 और 20 वाले ईयर में तो कंप्लीशन हो गई है, तो उधर नहीं रहेगी यहीं पर ही रहेगा। पूरा यहीं तक रहेगा। गुड बॉय। तो क्या ये 1 लाख ये हो गया?
1 लाख तीनों ये में हो गया 1 लाख होगा। और ये Yes, sir. कितना हो गया? ये वो भी भी 1 1 लाख लाख हो हो गया। जाएगा। यस सर। टोटल कितना हो गया? 3 लाख 3 लाख डिवाइडेड बाय 5 5 कितना हो गया? 60,000। 60,000। तो अब मैंने डिडक्शन दे दी 1,60,000 की। यस सर। समझ में आ गई बात? हाँ सर, समझ में आ गई, एकदम परफेक्ट क्लियर हो गया इस बार। चलो गुड, आई एम ग्लैड टू हियर दैट, एक्सीलेंट। अभी तो बेटा पूरे सवाल करने हैं, तो एक काम करो, आप लोग मेरे लिए एक तो इसको पढ़ के आओगे, ये वाला एग्जाम्पल करके आओगे, पेज नंबर देख लो कौन सा है, 206 का एग्जाम्पल करके आओगे, और एक यहां पर आपको मैंने इलस्ट्रेशंस दिए हैं, ये वाला मैंने करवा दिया, ये वाला मैंने करवाया नहीं, पर मैं देखना चाह रहा हूं कि तुम लोग मेरे को बिना करवाए ये समझ के आओगे या नहीं आओगे। तो ये दोनों केस ए और केस बी करके आओगे। फिर इसके बाद अगर आप अपने पेज पे देखोगे ना, 2-3 पेज सिर्फ हैंड रिटन डायग्राम्स बने होंगे, देख रहे हो? हैंड रिटन डायग्राम्स देख रहे हो? तो उनके एक एक क्वेश्चन करने, नहीं उनको हाथ भी नहीं लगाना अभी तुमने, अभी तुम सिर्फ ये 2 करके आओगे मेरे लिए, बस वो कल मेरे सामने करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस।